दोस्तों नमस्कार। आज का टॉपिक है एसएससी जीडी 2022 और ये क्लास 8 है। यहां पर एसएससी जीडी एग्जाम में मैथ से संबंधित पिछले सालों के जितने भी प्रश्न आए हैं वो यहां पे सॉल्व करवाया जा रहा है और आज भी करवाया जाएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम होने तक करवाया जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि एग्जाम का डेट काफी नजदीक आ रहा है तो मैं भरसक प्रयास करूंगा कि एक दिन में प्रतिदिन मैं 2 वीडियो अपलोड करूं आपके लिए, और चाहे वो रात के 12 बजे करूं चाहे सुबह 6 बजे करूं, मतलब मुझे किसी भी कीमत पर मुझे करना है किसी भी कीमत पर 2 वीडियो मुझे अपलोड करना है। आज जो मैं सवाल आपके सामने बताने वाला हूं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक क्लास होने जा रहा है, क्योंकि आज आप कुछ सीखेंगे। आज इस क्लास से आप सीखेंगे और अंक गणित से संबंधित ये अनेक सवालों पे ये काम करेगा और आपको बहुत मजा आएगा, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। बिना आप लोगों का समय वेस्ट किए सीधे क्लास पे चलते हैं। सवाल यह है कि सुषमा ने रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश किया, रेशमा ने दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश किया। यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6,000 रुपये है तो सुषमा द्वारा निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम 2 तरीके से बताएंगे और दोनों ही ट्रिक होगा, यहां बेसिक नहीं होगा, दोनों ही ट्रिक होगा और जो आपको अच्छा लगे आप उसको एक्सेप्ट करिएगा। हम लोग पढ़े हैं कि मान लीजिए ए बी है, ए बी का अनुपात, ये बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको गांठ बांध के एकदम किसी भी कीमत पे याद रखना है। ए बी का 3:4 है और बी सी का 5-6 है, BC का ये 5-6 है। ठीक, तो आप इसको लगाए हैं कई तरीके से, मैं एक तरीका आपको बताने वाला हूं। जब भी ये दिया रहे तो ABC हमें निकालना हो तो 3/4 और ये 5/6। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB को हम लिख सकते हैं 3/4 और B अनुपात C को हम लिख सकते हैं 5/6। अब आप इसको हमेशा जेड बना लीजिएगा, हमेशा भूलिएगा मत, जेड आपको बनाना है। अब इस 3 का मल्टीप्लाई पहले 5 से होगा तो 3×5 = 15। ठीक, फिर इस 5 का मल्टीप्लाई इस 4 से होगा, 5×4 = 20। फिर इस 4 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, 4×6 = 24, 4×6 = 24। हम जेड क्यों बनाए हैं, मतलब 3 का मल्टीप्लाई पहले 5 से होगा, फिर 5 का मल्टीप्लाई फिर 4 से होगा, फिर 4 का मल्टीप्लाई 6 से होगा, तो 15, 20, 24। अगर ये कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो हमारा यही अनुपात हो गया। ठीक है, अब ये नहीं कट रहा है तो हमारा यही अनुपात हो गया। तो इसी हिसाब से, और ध्यान दीजिएगा इसमें ये B और B ये कॉमन है, ये B और ये B कॉमन है, तो इस सवाल का सीधा संबंध अब आएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का सीधा संबंध, ठीक, ये सुषमा है, ये रेशमा है और ये दिव्या है। ये A है, ये B है, ये C है, मान लीजिए SRD है। तो यहां पर समझिए ये हमारा कॉमन है। देखिए यह हमारा रेशमा जो है कॉमन है, रेशमा का संबंध सुषमा से भी है और रेशमा का संबंध दिव्या से भी है। तो सुषमा जो है रेशमा की तुलना में 40% अधिक निवेश करती है, 40% अधिक निवेश करती है। तो सुषमा अगर 140 है तो रेशमा 100 है, सुषमा 140 है तो रेशमा 100 है। फिर रेशमा जो है दिव्या की तुलना में 30% कम निवेश करती है, 30% कम निवेश करती है, मतलब ये 70 है तो ये 100 है। रेशमा अगर 70 है तो ये 100 है। देखिए यहां पर रेशमा कॉमन है, यहां पर रेशमा जो है कॉमन है, तो हम यहां पर निकाल लेंगे सुषमा का, रेशमा का और दिव्या का अनुपात कितना होगा, दिव्या का अनुपात कितना होगा। तो इसको हम जेड बनाएंगे, तो पहले यहीं काट लीजिए आप, 20×7 = 140, 20×5 = 100। ठीक, अब 7×7 कितना होता है, 49, फिर 7×5 = 35 और 10×5 = 50। ये हमारा सुषमा, रेशमा और दिव्या का अनुपात ये निकल गया, ये हमारा निकल गया। तो दिया हुआ है कि यदि दिव्या द्वारा निवेशित राशि 6,000 रुपये है, 6,000 रुपये है,
मतलब 6,000 रुपया जो है वो 50 के बराबर है। 6,000 जो है वो 50 के बराबर है। तो सुषमा का पूछा है, तो सुषमा का कितना है? 49 है। ठीक, काटिए इसको। 5 12 25 60 0 12 9 108 के 8 हाथ में लग गया 10। अब 12 चौका 48 10 58 5880 रुपया सुषमा द्वारा निवेश किया गया है। ये 6,000 रुपया ये किसका दिया हुआ है? दिव्या का दिया हुआ है। और 6,000 रुपया 50 के बराबर है। जो बराबर होता है मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं कि वो नीचे जाता है। और पूछा किसका है? सुषमा का पूछा है। तो 49 गुणे 49, ठीक, हल करेंगे तो 5880 रुपया आ गया हमारा। ये 5880 रुपया आ गया। ये हमारा पहला ट्रिक है। ये हमारा पहला ट्रिक है। अब ट्रिक नंबर दूसरे पे चलते हैं। जो आपको आसान लगे आप उस विधि से करिएगा और ये हमेशा काम आएगा, हमेशा। ये सुषमा, रेशमा, दिव्या, ये 100 है तो ये 140 होगा। और दिया है कि रेशमा जो है दिव्या की तुलना में 30% कम है। 30% कम मतलब रेशमा जो है ये 100 जो है ये 70 के बराबर है। ये 100 जो है ये 70 के बराबर है। क्यों? क्योंकि रेशमा दिव्या से 30% कम है। तो 100% कितना होगा? तो 1 0 से 1 0 कट गया। 1000/7 कितना हो गया? ये 1000/7। तो इसका मतलब जो दिव्या जो है 1000/7। ओके, अब यहां से आप अनुपात निकालने के लिए जैसे हम लोग क्या करते थे कि पहले हम लोग इस साथ हमारा एलसीएम आ गया, तो आप इसको डायरेक्ट करिए। सीधा करना है। 14 7 98 980, ये 700, 100 गुणे 7 700 और ये 1000 उतर जाएगा। मतलब ये सुषमा, रेशमा, दिव्या का ये अनुपात है। तो दिया हुआ है दिव्या 6,000 निवेश की है, मतलब 6,000 रुपया जो है वो 1,000 के बराबर है। तो सुषमा का पूछा है 980। 1,000 3 0 से 3 0 कट गया तो 6 बचा। 6 से मल्टीप्लाई करिए। 6 0 0 6 8 48 के 8 हाथ में लग गया 4 और 6 9 54 58। देखिए आ गया हमारा। हम उस विधि से करें तो भी इतना आया और इस विधि से करें तो भी हमारा इतना आया। जो आपको लगे कि समय की बचत हो रही है आप उस विधि को आप अपना सकते हैं, बिल्कुल अपना सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। और भी अच्छे अच्छे सवाल आने वाले हैं। और जैसे ही एसएससी जीडी के एग्जाम क्लियर होगा, एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद एसएससी सीएचएसएल का सॉल्व पेपर करवाएंगे, एसएससी सीजीएल का सॉल्व पेपर करवाएंगे। मतलब पीछे नहीं हटना है, हमें करना है किसी भी कीमत पर। सो अगला सवाल यह है कि ए ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 रुपये 60 पैसे अधिक था तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया। यह सवाल आपको दिखने में आसान लग सकता है लेकिन यह थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा सा इसको सवाल को घुमाया गया है। लेकिन अगर आप इसको बेसिक से करेंगे तो पूरे एक पेज का होगा। लेकिन इसको मैं एक तरीके से बताऊंगा और आप प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब ए ने एक वस्तु को 24% लाभ पर बेचा। यहां पर मेन सवाल क्या है कि दोनों के लाभ का अंतर है। अगर ये दिया होता कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो बताइए ए का क्रय मूल्य कितना रहा, तब तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन यहां दोनों के लाभ का अंतर पूछा है, लाभ का अंतर। तो ए ने बी को 24% लाभ पर बेचा, मतलब ए जो है ए ने बी को 24% लाभ पर बेचा। मतलब ए अगर 100 रुपये में खरीदा और 24% लाभ, मतलब 100 + 24, मतलब बी को उसने बेचा 124 रुपये में। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कि ए ने 100 रुपये में खरीदा, 24% लाभ पर बेचा, तो 124 रुपये में बेचा वो बी को। तो ए का लाभ कितना हुआ? ए का लाभ 124 - 100 बराबर 24 रुपया, बराबर 24 रुपया, माने ए का लाभ हो गया। अब ये बी को बेचा है तो यही बी का क्रय मूल्य है, यही बी का क्रय मूल्य है। तो 124 और बी ने सी को बेचा 30% लाभ पर, मतलब 130
इंटू 100। ठीक, बी ने 30% लाभ पर बेचा, मतलब 100 प्लस 30, 13 चौके 52 के 2, हाथ में लग गया 5, और 13 दूनी 26, 5 31 के 1, हाथ में लग गया 3, और 13 कम 13 3 16। ये दशमलव हटाने के, जीरो हटाने के लिए यहां पर एक दशमलव हो जाएगा, मतलब 161 रुपया 20 पैसा है ये। तो बी का लाभ कितना हुआ? बी का लाभ 161.2 माइनस 124, तो 11 में से 4 गया 7, 5 में से 2 गया 3.2, मतलब ये बी का लाभ है, ये बी का लाभ है। तो सवाल के हिसाब से ए, और सवाल के हिसाब से क्या है, यदि बी का लाभ ए की तुलना में 72 रुपये 60 पैसे अधिक था, तो यहां पे लाभ कितने का हो रहा है? बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब 37 रुपया 2 माइनस 24 रुपया, मतलब 24 13 37 13.2, 13.2 जो है यहां पे अंतर आ रहा है, और उसमें अंतर दिया है 72 रुपया 60 पैसे का। इसका मतलब होता है 72 रुपया 60 पैसा, 72 रुपया 60 पैसा 13.2 के बराबर है, 13.2 के बराबर है। तो बताइए, तो बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया? बी ने इसके लिए कितना भुगतान किया? ये बी का क्रय मूल्य है, ये बी का क्रय मूल्य है, तो 124 कितना होगा? 124 कितना होगा? सवाल में कुछ नहीं है। अब दशमलव के बाद दो संख्या है, यहां जीरो बैठा सकते हैं हम, यहां जीरो बैठा सकते हैं, दशमलव दशमलव कट गया, खत्म हो गया, एक जीरो से एक जीरो खत्म। ओके, अब यहां से काटिए, चलिए 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर 4 3 12 और 4 3 12। ठीक, अब इसको काटते हैं 33, 33 दूनी 66, 6 बचा, 33 दूनी 66, मतलब 22 एकम 22 के 2, हाथ में लग गया 2, अब 22 3 66 2 68, 682 रुपया, मतलब ये एक है 682 रुपया, मतलब जो बी ने इसके लिए 682 रुपये का भुगतान किया। हमें ये समझना पड़ेगा कि कब हम x माने, कब हम 100 माने, ये आएगा कैसे? ये आएगा प्रैक्टिस से। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना आपके लिए आसान हो जाएगा, उतना ही। जब भी इस तरह का सवाल आए तो आप ऐसे ही करिएगा। चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो ये विस्तार बड़ा लग सकता है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे तो चीजें 2 से 3 लाइन में खत्म होंगी। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 100 का 124/100 लिखने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर कार्य किया, जिसके बाद बी के स्थान पर सी को कार्य पर लगा दिया गया तथा शेष कार्य ए और सी ने अगले 4 दिनों में पूरा किया। सी अकेला इस कार्य के 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? मतलब यहां दिया हुआ कि ए और बी 12 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ये ए है, ये बी है। 12 18 का एलसीएम क्या होगा? 12 और 18 का एलसीएम 6 दूनी 12, 36 18, 6 दूनी 12 36, कितना होगा यहाँ पे? 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। मतलब ए अगर 12 दिन में काम खत्म करता है तो जाहिर सी बात है 12 3 36, एक दिन में वो 3 यूनिट करेगा, एक दिन में वो 3 यूनिट करेगा। बी जो है इसको 18 दिन में खत्म करता है, मतलब वो एक दिन में बी 2 यूनिट करेगा, एक दिन में 2 यूनिट। मतलब ए और बी का, ए प्लस बी का एक दिन का टोटल यूनिट कितना हुआ? 3 और 2 5, कितना हुआ? 3 2 5, 5 हुआ। 4 दिन तक ये लोग साथ में काम किए हैं, एक दिन में 5, तो 4 दिन का 5 गुणे 4, 20 यूनिट काम कर चुके हैं। टोटल उनको करना कितना है? 36 उनको करना है, और यहां 20 यूनिट काम हो गया है, तो बचा कितना? तो शेष काम, शेष काम 36 - 20 बराबर 16,
16 शेष बचा है। अब यहां क्या है कि बी चला गया है, बी की जगह पे सी आया है। सी आया है तो 16 यूनिट काम को 4 दिन में खत्म किया गया है। 16 यूनिट काम को 4 दिन में खत्म किया गया है। मतलब उस जब ए 3 यूनिट करता है एक दिन में तो 4 दिन में 12 किया होगा। ए जो है अगर एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 4 दिन में 12 किया होगा। मतलब 16 में से 12 गया 4। ये 4 यूनिट क्या है? ये 4 यूनिट सी किया है। ये 4 जो यूनिट है ये सी किया है। जब 4 दिन में सी 4 यूनिट किया है तो एक दिन में वो 1 यूनिट करेगा। एक दिन में 1 यूनिट सी करेगा। तो सवाल पूछा है कार्य का 1/3। कार्य का 1/3 कितना है? ये 36 है। 36 का 1/3 मतलब 12 यूनिट खत्म करने में उसको 12 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि सी 4 दिन में 4 यूनिट तो एक दिन में 1 यूनिट, तो 12 यूनिट खत्म करने में उसको 12 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेंगे? 12 दिन लगेंगे। ठीक, इस सवाल में कुछ नहीं था। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक ट्रेन को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाती है तो पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा? कुछ नहीं सवाल में। 1 घंटा 12 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 सही 12/60, 12 कम 12, 12 पचे 60, 5 एकम 5, 6/5, 6/5 घंटा हो गया ये। ठीक, और तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल गुणे समय, चाल कितना है? 80 है। समय कितना है? 6/5 है। 5 से करिए 16, 16 छके 96, 96 किलोमीटर टोटल दूरी है। 96 किलोमीटर टोटल दूरी है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाती है, मतलब 80 है, चाल इसकी 80 है। ठीक, 25% बढ़ गया मतलब 100 + 25, 125/100, 25 × 125, 25 चौको 100, 4 से 20, 20 × 5 100। ये ट्रेन की चाल हो गई। तो पूर्व दूरी के 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी बटा चाल। तो 96 का ध्यान दीजिएगा, 96 का 25/3, इसको हम लिख सकते हैं 25/3। 25/3 लिख लीजिए आप इसको। ठीक है, और समय कितना है? और समय बराबर दूरी बटा चाल। ये हमारा दूरी हो गया। ये हमारा 96 का 25/3 जो आएगा और टोटल दूरी होगा। और चाल कितना है? चाल इसका है 100। चाल कितना है? 100। यहां पे 100 लिख दिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। जब आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी। सिर्फ देखने से कभी कभी भारी होता है मन, दिमाग भारी होता है, कैसे ये हो गया। जब भी आप सब मैथ का वीडियो देखें, मैथ की क्लास देखें, तो साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठे और जहां समझ में ना आए वहां वीडियो पॉज करके, कुछ सेकंड के लिए पॉज करके और खुद से प्रैक्टिस कर ले। वहां पे आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या किए हैं? पूछा क्या है यहां पे? घंटा पूछा। घंटा बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी इसका 25/3, मतलब दूरी का 25/3 पूछा था, मतलब टोटल दूरी। और चाल हमारा 100 है। तो 25 चौके 100, 3 चौके कितना होता है? 12, 12 × 8 = 96, मतलब 8 घंटा। 8 घंटा लगेगा। 8 घंटा लगेगा। इस सवाल में कुछ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी तय करने में 24 मिनट कम समय लेती है।
तो वास्तविक चाल में इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है। जब भी इस तरह का सवाल पूछे, और अनेकों बार पूछा जाता है और इसमें कुछ नहीं है, बस आपको एक बार इस ट्रिक को समझ लेना है, इस फॉर्मूले को समझ लीजिए। 25% अधिक मतलब 125/100, 25/125, 2500 को 100, 5/4 हुआ। ये हमेशा नीचे वाले को, जब भी मैं ये वीडियो बनाता हूं तो बार बार कहता हूं, टाइम एंड डिस्टेंस में नीचे वाले को हम वास्तविक चाल मानते हैं। नीचे वाले को, नीचे वाला वास्तविक चाल, ऊपर वाला काल्पनिक चाल। वास्तविक, काल्पनिक। तो 24 मिनट कम समय लगता है। तो पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे दूरी बराबर होता है दोनों चालों का गुणनफल 4 × 5। यदि आप नहीं देखें तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा, उसको बहुत विस्तार से हम समझाए हैं। 4 × 5, यहां पर समय का अंतर, समय 24 मिनट है तो 24/60, और इनका और 1 चालों का अंतर, तो 5 में से 4 गया 1, 1/1 हम इसलिए लिख दिए ताकि आप फॉर्मूले को समझ जाएं। मान लीजिए यहां पे 7 होता, यहां पे 4 होता, तो 7 4 3, तो 1/3 हो जाता यहां पे। अब 4 × 5 कितना होता है, 4 × 5 20, 20 × 3 60, 3 × 8 24, 8 किलोमीटर। कितना हुआ ये, 8 किलोमीटर। तो जब इस 8 किलोमीटर को हम वास्तविक चाल से तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, कुछ नहीं है। समय, दूरी 8 है, वास्तविक चाल 4 है, 4 दूनी 8, मतलब 2 घंटा लगेगा। 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। ठीक है, ये जितने भी टॉप क्लास के सवाल हैं, मेरा फर्ज होता है कि हम आपको बताएं और बताते रहेंगे, बिल्कुल बताते रहेंगे। एक आखिरी सवाल लेते हैं। सवाल यह है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरे हुए पानी में डूबी हुई है। यह मानते हुए कि गेंद पूर्णतः पानी में डूबी है, जल स्तर में होने वाली वृद्धि सेंटीमीटर में दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करिए। मतलब एक बॉल है, एक बेलन में वो डूब गई है, पूर्णतः डूब गई है, ठीक, तो उसके हाइट में वृद्धि हो गई है। तो कुछ नहीं है, गोले का आयतन यहां पे क्या है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन ठीक। गोले का आयतन 4/3 पाई r³ आर कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है, तो 3 का होल क्यूब कितना होता है, 27 होता है। और बेलन का आयतन होता है पाई r²h, तो पाई r²h, आर कितना दिया हुआ है इसका, 5 दिया हुआ है, तो 5 का 25 पाई r², 5 का 25 और h इंटू एच। इस पाई से ये पाई खत्म हो गया, 3 9 27 हो गया, तो h बराबर 36/25, तो 36/25 हो गया। दशमलव के 2 संख्या तक पूछा है, तो 4 से नीचे मल्टीप्लाई करिए और 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए, तो 3600 को 144 होता है, 2500 को 100, मतलब 1.44। 2 जीरो को हटाने के लिए हम 2 संख्या के पहले दशमलव लाएंगे, तो 1.44 हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके हाइट में इतने सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी, इतने सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, जो भी हम बताए हैं। यदि नहीं आया तो प्लीज आप कमेंट करिएगा। सवाल मैथ से संबंधित कि सर हमको यहां पे नहीं आया, वहां पे नहीं आया, बिल्कुल हम आपको बताएंगे, बिल्कुल। और यदि आपको आ गया है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।